हवा महल। हवा महल में आइए आज सुनते हैं नाटिका एक और सच। लेखिका वीणा काबरा, निर्देशिका अनुराधा शर्मा। माँ, मुनीम जी ने बताया कि तुमने ट्रस्ट के खाते में से 5,000 रुपए निकाले हैं। आपको रुपए चाहिए तो मुझसे मांगती, मुनीम जी तक क्यों पहुंची? बस कुछ खर्च आ गया था, भाभी को जरूरत थी, उन्होंने मंगाए थे, तो मना कैसे करती, इसीलिए रुपए निकाले। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी 2 महीने पहले तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे, उसमें से नहीं भेज सकती थी? पर ट्रस्ट के खाते में से रुपए क्यों निकाले? क्यों? अब तुमसे पूछना पड़ेगा क्या कि रुपए कहां से निकालूं? मैं जानती थी कि उनके जाने के बाद मेरी यही हालत होगी। हे भगवान, तुमने ये क्यों किया? मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया। अकेला क्यों? डॉक्टर अंकल हैं तो सही आपके साथ। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बात कहते? मैं जा रहा हूं, और हाँ, आगे से आप रुपए निकालें तो पहले मुझसे पूछ लें। अनीता, बात क्या है? क्यों परेशान हो? किशन, क्या बताऊं, अभी तो इनको गए हुए महीने भी नहीं बीते और ये महेंद्र आंखें दिखाने लगा है। मुझे तो लगता था मैंने ऐसे किया ही क्या है। रुपए उठाती हूं तो वो भी मेरा हक है, मेरी मर्जी है, मैं चाहे जिस काम में लूं। नहीं अनीता, तुम्हारी मर्जी सब जगह नहीं चलेगी। ट्रस्ट के रुपए तुम महेंद्र की मर्जी के बिना नहीं उठा सकती। वो बालिग है, कभी भी तुम्हें रोक सकता है। ट्रस्ट में महेंद्र और उषा को ही रुपए उठाने का अधिकार है। तुम्हें तो गिनती के रुपए मिलेंगे बस। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया मुझे। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी अभी मैं वकील से मिलकर आ रहा हूं। वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम गहने और मकान है। तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे, पर सारे नगद रुपयों का उन्होंने ट्रस्ट को अधिकार दे दिया। उस ट्रस्ट से केवल महेंद्र और उषा को ही रुपए मिलेंगे। ये तो मेरा अपमान है, ये ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो महेंद्र की चालबाजी लगती है। नहीं अनीता, नहीं, महेंद्र इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारी खर्चीली आदत के कारण ही तुम्हारे पति ने तुम्हें ये सजा दी है। और अब तो महेंद्र दफ्तर का काम काज देखने लग गया है, तो उसको भी पूरी जानकारी हो गई है। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो लगता था कि अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। तुम काम करो या न करो, पैसे की तकलीफ ही नहीं आएगी। पर अब क्या होगा? सोचेंगे, कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों ना वही तरकीब अपनाई जाए? ठहरो, थोड़ा सा संभल कर, कहीं हमारे लिए खतरा ना हो जाए। तुम शांति रखो, थोड़े दिन सब ठीक हो जाएगा। उषा, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो भैया, कोई खास बात है क्या? अरे बड़े परेशान से नजर आ रहे हो। हाँ उषा, मुझे माँ और डॉक्टर अंकल के तौर तरीके कुछ जम नहीं रहे हैं। पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सी शंकाएं उठती रहती हैं। भैया, डॉक्टर अंकल तो इतने अच्छे हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। और माँ भी हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों करेंगी? कम ऑन भैया, तुम बेकार की बातें मत सोचा करो। उषा नहीं, ये गलतफहमी नहीं है। तो तुम एक काम करना, क्या? जब भी घर में रहो इन दोनों की बातों को ध्यान से सुनना और इन पर नजर भी रखना। अच्छा? ठीक है भैया, जैसा आप कहें। किशन, आपने क्या सोचा है? आखिर इस महेंद्र का रोब मैं कब तक सहन करती रहूंगी? अनीता, जल्दबाजी में हमेशा गड़बड़ होती है। तुम शांति रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे इस धीरज ने तो मुझे पागल कर दिया है। कल भी महेंद्र आया था, मेरे मुंह पर 10,000 रुपए मारते हुए बोला
कि आगे से इससे ज्यादा मत खर्च करिए, नहीं तो आपको ही तकलीफ होगी। बताओ, तुम्हें बताओ, जिसको अपने हाथों से पाला उनसे ये बातें सुनी। मैंने बच्चों के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया, भले इनके पिता मुझे पसंद थे या नहीं। ठीक है अनीता, कल से हम अपनी योजना शुरू करते हैं, पर देखो किसी को शक ना होने पाए। तुम अपना व्यवहार मत बदलना। अब महेंद्र को बिल्कुल महसूस मत होने देना कि तुम उससे नाराज हो, नहीं तो सारी बात उल्टी पड़ जाएगी। भैया, भैया, भैया 10 बज गए हैं, उठते क्यों नहीं? दरवाजा खोलो भैया। माँ, रामदीन, माँ, माँ देखो ना, अभी तक भैया उठे नहीं। मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ तो भी खोल नहीं रहे हैं। अब बिटिया रुको, हम दरवाजा ऊपर से खोलते हैं। माँ, माँ देखो तो भैया को क्या हुआ है। हाँ? रामदीन, रामदीन, डॉक्टर को फोन करो। देखो तो महेंद्र को क्या हुआ है। अच्छा बेबी। माँ, रात को ही तो मुझसे बात कर रहे थे, एकदम ठीक थे, अचानक ही क्या हो गया? भैया, भैया तुम बोलते क्यों नहीं? भैया, डॉक्टर साहब। सॉरी अनीता, महेंद्र इज नो मोर। नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। भैया! भैया! उफ, क्या किया जाए, किससे बात की जाए? अरे हाँ, अच्छा याद आया, वीना ने डिटेक्टिव एजेंसी खोल रखी है, क्यों ना उसी से बात की जाए। हेलो वीना। हेलो उषा, कहो क्या बात है, क्यों परेशान हो? भाई बैठने तो दो मुझे, फिर बताती हूँ। हाँ हाँ, आओ ना, इधर बैठो। वीना, तुमसे आज 5 सालों बाद मुलाकात हो रही है। इसके बीच मेरी जिंदगी में क्या कुछ घट गया तुम नहीं जानती। बस अपनी जिंदगी के उलझे धागों को सुलझाने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। कहो ना, क्या परेशानी है? पिछले साल मेरे पापा गुजर गए थे। तुम तो जानती हो कि मेरी माँ सौतेली है, पर आज तक हम सबकी आपस में अच्छी तरह बनती रही, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर पिछले ही महीने मेरे भाई भी पापा ही की तरह हार्ट अटैक से चले गए। माय गॉड, क्या कह रही हो? मुझे तो खबर ही नहीं मिली। कौन बताता, हम तो मिले ही नहीं ना। और मेरा भाई मुझसे उम्र में काफी छोटा था, और उसे ऐसी कोई आदतें भी नहीं थी कि वो दिल का मरीज हो। वीना, जानती हो, उसकी मौत के करीब 8 दिन बाद डॉक्टर अंकल और माँ को मैंने कमरे में बातचीत करते हुए सुना। अनीता, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। जरूरत से ज्यादा हाथ फैलाना अच्छा नहीं है। किशन, तुमने अगर अब मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। अनीता, मुझे तो कुछ नहीं होगा, तुम ही फंसोगे। माना कि तुमने मेरे कहने पर ये सब कुछ किया, पर उसका सबूत क्या है? अनीता, हमारे कदम बड़े गलत रास्ते पर चल चुके हैं। माना कि अब लौटना संभव नहीं है, पर अब भी अगर हम संभल जाएं तो बात ठकी रहेगी। मेरा मन अब और आगे कुछ करने की गवाही नहीं देता है अनीता। क्या क्या यही सोचकर तुमने मुझे सुरेश से शादी करने पर मजबूर किया था? आज आज जब मैं पूरी तरह तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ तो तुम ही पीछे हट रहे हो। अब तो राह का कांटा सिर्फ उषा ही है। उसका पत्ता साफ करना तो अपने बाएं हाथ का खेल है। अच्छा भाई, अब आपसे प्यार किया है तो ये भी करना ही पड़ेगा। वीना, अब तू ही बता मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने ही मिलकर पापा और भैया को मौत के घाट पहुंचाया है। वैसे वैसे डॉक्टर ने इनकी मौत का कारण दिल का दौरा बताया है, लेकिन लेकिन उन दोनों के व्यवहार से साफ जाहिर होने लगा है कि उनकी आंखें पिताजी की संपत्ति पर हैं। पर तुम्हारी माँ को तो कोई कमी नहीं थी।
वो ऐसा क्यों करने लगी? क्योंकि पिताजी ने सारी संपत्ति हम दोनों के नाम लिखकर माँ को सिर्फ ट्रस्टी बना दिया था। ओह, और इसके लिए उन्हें उनके जीवित रहने तक हर महीने कुछ रकम मिलती, पर माँ के मिलने जुलने वालों को पिताजी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। खासकर डॉक्टर अंकल की तो वे शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। पर क्यों? पहले तो मैं भी यही सोचती थी और पिताजी को हमेशा गलत समझती थी, पर वीना, अब जो बातें सामने आई हैं उससे लगता है कि पिताजी सही थे। वीना, अब तो मुझे मेरी जिंदगी भी खतरे में लगती है। अब तेरी मदद की जरूरत है। तू ही कुछ ऐसा कर जिससे हम पुलिस तक सबूत के साथ पहुंच सकें। उषा, धीरज रखो, काम तो तेरा जरूर होगा, पर इसमें समय लगेगा। सोचना पड़ेगा कि कैसे किया जाए। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, पर आंख और कान खुले रखना, ठीक है? कल मैं तुम्हारे घर आती हूँ। ओके। अरे वीना, तुम भाई कैसी हो? कहो कैसे आना हुआ? मम्मी, ये है मेरी पुरानी सहेली वीना। नमस्ते आंटी। खुश रहो बेटी। तुम लोग बातें करो, मैं चाय ले आती हूँ। हाँ? उषा, कैसी हो? तुम्हारे शहर में आई थी तो सोचा चलो तुमसे ही मिल लिया जाए। बड़ा अच्छा किया। कितना अच्छा लगता है ना इतने बरसों के बाद मिलने पर। वैसे क्या कर रही हो आजकल? तुम्हारे शहर की एक कंपनी में नौकरी मिली है। अच्छा? अभी तो होटल में ठहरी हूँ। घर की तलाश है, देखो कब मिलता है। लो भाई, चाय आ गई। ये लो, चाय पियो। तुम घर की क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं आंटी, मेरा ना यहाँ तबादला हो गया है, जरा घर की तलाश है। अरे तो इसमें चिंता की क्या बात है? ये इतना बड़ा घर किस काम का? जब तक तुम्हारी मर्जी हो यहाँ रहो, जिस दिन मन न लगे चली जाना। नहीं आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हाँ वीना, माँ एकदम ठीक कह रही है। मेरे लिए भी तो कंपनी हो जाएगी। ठीक है भाई। आंटी, लाइए मैं चाय बना देती हूँ। रहने दो भाई, आज तुम बना दोगी, पर कल तो मुझे बनानी है। तुम बाहर बैठकर टीवी देखो, मैं अभी चाय ले आती हूँ। उषा, कुछ गड़बड़ है। क्या? इस चाय को मत पीना, अपने कमरे में ले जाना। ठीक है। लो भाई, चाय आ गई। ये लो उषा, ये है तुम्हारी चाय। लो पकड़ो। लाइए मम्मी, ये मैं अपने कमरे में ले जाती हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। आंटी, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। उषा, दोनों चाय को अलग अलग बोतलों में डाल दो, अब प्रयोगशाला में जाना है। ठीक है, पता तो चले क्या गड़बड़ है। उषा, देखा ना, मेरा शक सही निकला। इसमें एक ऐसी दवा मिलाई जाती थी जो धीरे धीरे इंसान का दिल कमजोर कर देती थी। ओह माय गॉड! ये प्रयोग अब तेरे साथ भी शुरू हो गया था। अब इसी रिपोर्ट के साथ हम पुलिस के पास जाएंगे और तुम्हारे पिता और भाई की पुरानी फाइल खुलवाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। मम्मी, मैंने नहीं सोचा था कि माँ के इस चेहरे के पीछे एक हत्यारिन का चेहरा छिपा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो किशन ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। बता कोई औरत ऐसा कर सकती है? देख, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। श्रीमती अनीता सेठी, अब आप अदालत ही में माफी मांगे तो अच्छा रहेगा। चलिए। एक और सच, वीना काबरा की लिखी ये नाटिका अभी आपने सुनी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे गीता खन्ना, ज्योति शर्मा, प्रीति शर्मा, किशोर कपूर और नरेश सूरी। प्रस्तुति सहायक कब्बन मिर्जा, प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।